नमस्कार और स्वागत है। सोचिए, हम अपनी जिंदगी का लगभग एक तिहाई हिस्सा सोते हुए गुजारते हैं, पर उस दुनिया में होता क्या है? आज हम नींद और सपनों की इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। ये एक ऐसा अनुभव है जो हम सबके लिए आम है, लेकिन फिर भी रहस्यों से भरा हुआ है। तो इस विश्लेषण की शुरुआत इसी एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या हमारे सपने सिर्फ दिमाग की कुछ बेतरतीब हलचल है, या फिर उनमें कुछ गहरा मतलब छिपा है? एक तरफ खड़ा है विज्ञान और दूसरी तरफ है हजारों साल पुराना दर्शन। चलिए देखते हैं ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। अच्छा, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक वैज्ञानिक आधार तैयार करना जरूरी है ना। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आज का विज्ञान हमें नींद के बारे में बताता क्या है। तो देखिए, नींद की एक अवस्था है जो सच में बहुत दिलचस्प है। ये वो स्टेज है जहां हमें सबसे चमकीले, सबसे यादगार सपने आते हैं। इसे कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप, मतलब विरोधाभासी नींद। और ये नाम बिल्कुल सटीक है। विरोधाभास ये है कि इस दौरान हमारा दिमाग तो लगभग जागा हुआ होता है, बहुत ज्यादा एक्टिव, लेकिन शरीर पूरी तरह से पैरालाइज्ड होता है। कितनी अजीब कश्मकश है ना? देखिए, हमारी रात की नींद कोई सीधी सादी सड़क नहीं है। ये तो एक चक्र की तरह है जो हर 90 मिनट में दोहराया जाता है। हम हल्की नींद से शुरू करते हैं, फिर गहरी नींद में उतरते हैं और आखिर में पहुंचते हैं पैराडॉक्सिकल या रेम नींद में, जहां सपने आते हैं। और फिर ये पूरा साइकिल दोबारा शुरू हो जाता है रात भर। तो अब सबसे जरूरी बात पर आते हैं। विज्ञान ने हमें वो मंच तो दिखा दिया है जिस पर सपनों का नाटक होता है, यानी हमारी रेम नींद। लेकिन उस नाटक का क्या, उन कहानियों का, उन तस्वीरों का क्या जो सपनों के अंदर चलती हैं? मतलब विज्ञान हमें टीवी सेट के बारे में बता सकता है, पर उस पर चल रही फिल्म के बारे में नहीं। वो कंटेनर की व्याख्या कर सकता है, कंटेंट की नहीं। और बस यहीं पर प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक दृष्टिकोण एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश करता है। यहाँ सपनों को दिमाग की फालतू की बकवास नहीं माना जाता था। नहीं, उन्हें शरीर और मन की हालत बताने वाले बहुत जरूरी डायग्नोस्टिक टूल्स, यानी नैदानिक उपकरण माना जाता था। चरक संहिता का ये पहला उदाहरण तो सच में चौंका देने वाला है। जरा कल्पना कीजिए, उस जमाने में किसी को सपना आए कि कुत्ते, ऊंट या गधे उसे दक्षिण दिशा की तरफ खींचकर ले जा रहे हैं। दक्षिण दिशा, जिसे प्राचीन ग्रंथों में यम यानी मृत्यु की दिशा माना जाता था। ये कोई मामूली सपना नहीं था। इसे फेफड़ों की बीमारी से होने वाली मौत का एक सीधा और भयानक संकेत माना जाता था। और ये भी देखिए कि सपनों की दुनिया में आम चीजें कैसे पूरी तरह से उलट-पुलट हो जाती हैं। भूतों के साथ बैठकर शराब पीना या फिर किसी कुत्ते का आपको हाँकना, ये सिर्फ अजीब तस्वीरें नहीं थीं। जब सपनों की दुनिया इस तरह बिगड़ने लगे, तो इसे आने वाले भयानक बुखार और मौत का संकेत माना जाता था। यहां तक कि हंसी जैसी एक आम और खुशनुमा चीज भी एक खतरनाक शगुन बन सकती थी। अगर सपने में कोई हंसती हुई औरत किसी को दूर भगा रही है, तो इसे रक्त यानी खून से जुड़ी बीमारी का सीधा सीधा संकेत माना जाता था, जिसका अंत मौत थी। मतलब हर छोटी से छोटी डिटेल का एक खास और गंभीर मतलब था। और ये आखिरी छवि तो शायद सबसे ज्यादा असरदार है, जो सपने की कहानी को सीधे एक डायग्नोसिस से जोड़ती है। सोचकर देखिए, राक्षसों के साथ नाचना और फिर पानी में डूब जाना। इसे पागलपन की उस हालत का एकदम साफ चित्रण माना गया जो इंसान को मौत की दहलीज तक ले जाती है, यानी दूसरी दुनिया में। तो अभी तक हमने देखा कि सपने जिंदगी के बारे में संदेश कैसे देते हैं। अब चलिए एक बहुत बड़ी दार्शनिक छलांग लगाते हैं और उस क्रांतिकारी विचार की ओर बढ़ते हैं जहां ये माना जाता है कि हमारी जिंदगी खुद ही एक सपना है। ये जो कथन है, ये वेदांत और मोक्षोपाय जैसे दर्शन के लिए एक तरह से मंच तैयार करता है। ये उस नजरिए की तरफ इशारा करता है जहां हमारी जागती हुई अवस्था, हमारी ये तथाकथित असलियत पर ही सवालिया निशान लगा दिया गया है। तो चलिए इस खास संस्कृत शब्द को समझते हैं, दीर्घ स्वप्न। इसका सीधा सा मतलब है एक लंबा सपना, और इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि ये दुनिया, ये अनुभव जिसे हम असलियत मानते हैं, वो असल में उसी चीज से बनी है जिससे हमारे रात के सपने बनते हैं। तो इस दार्शनिक नजरिए से देखें तो जागने और सपने देखने में आखिर फर्क क्या है? जवाब सच में हैरान करने वाला है। फर्क असलियत का है ही नहीं, फर्क है सिर्फ समय का और स्थिरता का। ये जागती हुई दुनिया जिसे हम सच मानते हैं, वो बस एक लंबा टिकाऊ सपना है, और रात के सपने, अरे वो तो बस छोटे पल भर के लिए आने वाले सपने हैं। दोनों की बनावट, उनका मटीरियल एक ही है। अब बात सिर्फ दर्शन की नहीं है,
चलिए ये देखते हैं कि इन विचारों को सिर्फ समझा ही नहीं गया, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में सपनों का सक्रिय रूप से, प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल भी किया गया। तो अगर किसी को बुरा सपना आ जाए तो ग्रंथों में उसके असर को खत्म करने के लिए बाकायदा उपाय बताए गए हैं। ये जो कर्मकांड थे, ये सिर्फ अंधविश्वास नहीं थे, ये उस बुरे सपने के असर से मनोवैज्ञानिक दूरी बनाने के तरीके थे, ताकि मन में एक सकारात्मक सोच पैदा की जा सके। और ऐसा नहीं है कि ये सब पुरानी बातें हैं, ये प्राचीन विचार आज भी जिंदा हैं। ये देखिए, ये एक आज के आश्रम में अपनाए जाने वाले तरीके हैं जो दिखाते हैं कि आध्यात्मिक तरक्की के लिए सपनों का इस्तेमाल कैसे होता है। यहाँ मकसद है नींद को भी जागरूकता के साथ अनुभव करना। सपनों का इस्तेमाल इससे भी ज्यादा गहरा होता है, खासकर दीक्षा समारोहों में। यहां पर तो सपनों को जानबूझकर पैदा किया जाता है। सोचिए, एक गुरु एक खास स्वप्न मंत्र का इस्तेमाल करके अपने शिष्य के दिमाग में एक सपना डाल सकते हैं, और फिर उस सपने का विश्लेषण करना उस दीक्षा का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन जाता है ना कमाल की बात? तो अब तक हमने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं देखीं, एक विज्ञान की और दूसरी दर्शन की। ऐसा लगता है कि दोनों में कोई मेल ही नहीं है, लेकिन क्या ये वाकई इतनी अलग हैं? चलिए देखते हैं कि ये दोनों रास्ते कहां आकर मिलते हैं। और यहां आकर ये दोनों नजरिए, जो मीलों दूर लगते थे, एक बहुत ही हैरान करने वाले मोड़ पर मिलते हैं। दोनों ही चेतना के 3 हिस्सों वाले मॉडल की बात करते हैं। एक तरफ है पश्चिमी विज्ञान, जो कहता है जागना, धीमी लहर वाली नींद और पैराडॉक्सिकल नींद, और दूसरी तरफ हजारों साल पहले के उपनिषद कहते हैं जागृत, सुषुप्ति और स्वप्न। नाम भले ही अलग हों, पर ये कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे की परछाई जैसे लगते हैं। और हमारा ये विश्लेषण इसी एक गहरे सवाल पर आकर खत्म होता है। जब कोई एक सपने से जागता है, तो इस बात का क्या सबूत है कि वो बस एक और ज्यादा टिके रहने वाले सपने में नहीं जागा है? ये सवाल हमारी असलियत की परिभाषा पर ही एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है।